हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर है 3rd और चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। तो इसी का पहला पार्ट हमने किया हुआ है और पहला पार्ट में हमने क्या सीखा है, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का कार्य क्या होता है, साथ ही साथ विनिमय क्या है, विनिमय कितने प्रकार का है, मुद्रा का जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी, अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी, उसके बारे में हमने बात किया है। अब इस वीडियो में हमको जानना है मुद्रा के लाभ क्या है। देखो, मुद्रा का लाभ जानने का मतलब, अगर हम सिर्फ ये समझ पाए कि हमारे जिंदगी से अगर रुपये को निकाल दिया जाए, ठीक है, रुपये को निकाल दिया जाए, अब उसके बाद जिंदगी सोच लो, है ना, जो जो सोच सकते हैं ना, वही मुद्रा का लाभ है। क्या क्या लाभ है, बात करेंगे इसके बारे में। पहला है, हमारे पास मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो किसी सामान को खरीदता है और खरीदने के बाद उसका उपयोग करता है, यानी कि इंड यूजर बोल सकते हैं। अंतिम उपयोग, जो अंतिम रूप से सामान का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। जैसे कि मान लो एक कोलगेट आप खरीद के लाओगे मार्केट से, तो यहाँ पर अब एक कोलगेट खरीद कर लाएंगे और ला करके उसका उपयोग करेंगे, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। चीनी दुकान से खरीद के लाते हैं, अब चीनी का हम क्या करेंगे, चाय में उपयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं है चीनी का फिर दूसरा उसको हम बेचने के लिए लाए। अगर बेचने के लिए लाए हैं तो उपभोक्ता नहीं है, लेकिन अगर चाय बनाने के लिए या कहीं पर प्रयोग करने के लिए चीनी लाया गया है, तो वो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो उपभोक्ता समझ में आ गया। तो यहां से मुद्रा से क्या होता है कि उपभोक्ता को लाभ हो जाता है। किस प्रकार का लाभ होता है? भुगतान करने का लाभ होता है। आसानी के साथ हम जाते हैं, चीनी खरीद करके ले आएंगे। अगर मुद्रा नहीं होगा तो खरीद बिक्री तो कर सकते हैं। इससे पहले भी खरीद बिक्री होता था, जब मुद्रा नहीं था तो भी खरीद बिक्री होता था कि नहीं होता था? होता था। लेकिन उसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मुद्रा के अलावा जो उसके स्थान पर जिस भी वस्तु को देना होता था, वो सामने वाले को जरूरत अगर नहीं है तो वो फिर समस्या हो जाती थी, उस वस्तु को लेने से इनकार कर देता था, है ना। तो मुद्रा ये उपभोक्ता को लाभ पहुंचाता है। मुद्रा हमारे पास रहेगा, यानी कि रुपया रहेगा हमारे पास। भारत की मुद्रा जो है रुपया है। और ये भी बात जानना है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का रुपया लेकर के कहीं किसी और देश में जाएंगे, चल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा वहां पर दिक्कत होगा। दूसरा लाभ जो है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब उत्पादक को क्या लाभ है? मान लो उत्पादक का मतलब होता है वस्तुओं को बनाना या सामान को बनाना। अगर मान लो कोई व्यक्ति मिठाई का, अब छोटे पैमाने पर समझते हैं, ये नहीं, हम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उदाहरण अगर छोटे होंगे, आसपास का होगा, तो वो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर मिठाई बनाने का काम करता है, मिठाई बना के बेचने का काम करता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले सामान को खरीदेगा, यानी कि मिठाई को बनाने के लिए जितने भी कच्चे सामान है उसको खरीदेगा। जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, दूध हो गया, इन सारे सामानों को खरीदेगा। तो इन सारे सामानों को खरीदने के लिए और मिठाई को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? धन चाहिए, यानी मुद्रा चाहिए। मुद्रा रहेगा तो आसानी के साथ वो सारे सामानों को खरीद सकता है और उत्पादन का काम, यानी कि मिठाई बनाने का काम कर सकता है। इसी तरीके से देखेंगे कि अगर कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो सबसे पहले वो फैब्रिक को खरीदेगा, यानी कि कपड़ा को खरीदेगा। अब कपड़ा खरीदने के लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो वो मुद्रा के जरिए भुगतान हो सकता है, यानी कि जिस भी देश में हम रह रहे हैं वहां की जो मुद्रा होगा उसमें वो व्यापारी जो है वो भुगतान कर सकता है। तो उत्पादक को भी लाभ हो जाता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर उपभोक्ता, दोनों को लाभ यहाँ से मिल जाता है। अब यहां से देखो मुद्रा और साख। यहां पर देखो, मुद्रा के आ जाने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो उपयोगी काम हुआ है कि अब हम लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और उस पर ब्याज दरें भी लगती है। जब मुद्रा नहीं था तो लोन देना, लोन लेना ये बड़ा समस्या वाला काम था। तो यहाँ पर जब मुद्रा आया तो मुद्रा का आते यहाँ पर साख, यानी विश्वास पर लोन देने का काम शुरू हुआ, और ये काफी लोगों के लिए सहायतापूर्ण भी है और काफी लोग जो है इसमें दिक्कत भी होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण। अब मुद्रा आने से क्या हुआ? जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो मुद्रा आने से हुआ ये कि पहले होता था वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीद बिक्री किया जाता था, यानी एक वस्तु ले रहे और दूसरा वस्तु दे रहे।
इसमें समस्या ये होती थी कि सामने वाले को अगर वो वस्तु नहीं चाहिए होता था, जैसे हम अगर मान लो कि मेरे पास गेहूं है और चावल लेना है, अगर सामने वाले को गेहूं लेना ही नहीं है तो वो फिर मना कर देगा, वो फिर हमको चावल नहीं देगा। तो ये बड़ी समस्या थी। लेकिन मुद्रा के केस में ऐसा नहीं होता है। मुद्रा के केस में इजीली क्या कर सकते हैं, हम मुद्रा देंगे और जो भी सामान को लेना है वो ले सकते हैं। तो मुद्रा और पूंजी की तरलता आ गया, मतलब ये कहीं भी चल सकता है, किसी भी जगह जाओ मुद्रा चलेगा चलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आया, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के विकास से पूंजी की गतिशीलता संभव हो पाया। अब पूंजी को एक देश से दूसरे देश बड़ा आसानी के साथ भेजा जा सकता है, इससे सभी प्रकार के कार्य व्यापार में तेजी आई। पूंजी को एक देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है, इसका मतलब क्या है, या पूंजी की गतिशीलता का मतलब क्या है। सपोज डेट हम यहाँ पर जो है कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं किसी भी जगह पे, अब वो सारी फैक्ट्री हमको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, और साथ ही साथ जमीन भी है, जमीन भी पूंजी है, बहुत सारा घर भी पूंजी है ना। तो अब हमको वहां से जमीन भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पहले मुद्रा नहीं था तो वो जमीन वहीं पे रह जाता था, लेकिन अब मुद्रा आ गया है, उसको हम मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारे पास जमीन है, मशीन को या तो ले जा सकते हैं या उसको भी मुद्रा में हम कन्वर्ट करेंगे, केस में कन्वर्ट कर लेंगे, धन में बदल लेंगे, जो जमीन है उसको बेचेंगे और दूसरे देश या दूसरे जगह पर जाके आसानी से उसी धन का प्रयोग करके हम नई फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ये क्यों संभव हो पाया, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा नहीं था तो फिर ये समस्या रहती। तो मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा क्या करता है, पूंजी को गतिशील बनाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम मुद्रा की सहायता से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आगे जो फायदा हुआ वो हुआ मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुद्रा का प्रयोग करके और अधिक मुद्रा बढ़ाया जा सकता है या और अधिक पूंजी बढ़ाया जा सकता है। अब पूंजी को कई डिटेल में पढ़ेंगे हम, पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी कितने प्रकार का होता है ना, तब समझ में आसानी से आ जाएगा पूंजी को, मुद्रा से हम पूंजी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो पूंजी का एक अगर बेहद ही रोचक तथ्य है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी किसी ना किसी रूप में, पढ़ाई भी जो है, जो नॉलेज हमारे अंदर है जा रहा है, स्टोर हो रहा है, वो न किसी रूप में पूंजी है ना। तो पूंजी में बहुत अधिक विविधता होती है, वो आगे हम बात करेंगे। आगे जो काम है मुद्रा का, मुद्रे और बड़े पैमाने के उद्योग। अब बड़े पैमाने का उद्योग है तो जाहिर है, मान लो कोई अगर बड़ा लोहे की मशीन बनाने वाली कंपनी है या फैक्ट्री है, उसमें बड़े पैमाने पर सामानों को लेना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य होगा, बड़े पैमाने पर जो है मासिक वेतन देना पड़ेगा वर्करों को। तो यहाँ पर क्या जरूरत है, यहाँ पर फिर से मुद्रा की जरूरत है। अगर मुद्रा नहीं होता तो फिर इतने बड़े उद्योग को चलाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। मुद्रा का आ जाने से पूंजी की गतिशीलता हो पाई, किसी भी काम को करने में हमको सुविधा होता है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, यानी रुपया पैसा संबंधी काम जो है, धन और पूंजी संबंधी काम जो है, वो आसानी के साथ हम कर पाते हैं और देश और हमारा खुद का प्रगति होता है। मुद्रा से सामाजिक कल्याण भी होता है। मुद्रा आ गया, अब किसी भी व्यक्ति की सेवा लेना है तो मुद्रा देकर के हम सेवा ले सकते हैं। मान लो डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुद्रा लेगा और बदले में हमको ये परामर्श और चिकित्सा सलाह दे सकता है। इसी तरीके से इंजीनियर के पास जाएंगे, उससे भी सलाह मशवरा और उससे काम ले सकते हैं, उससे सेवा ले सकते हैं। तो मुद्रा आने से हमको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर आगे देखना है हमको, अर्थशास्त्र में वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया है। वस्तु तो हमको पता है, हमारे आसपास जितनी भी सामान है सारा का सारा वस्तु है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, साइंस वाले टर्म में नहीं घुसना है। वस्तु किसको कहेंगे या पदार्थ किसको कहेंगे। वस्तु जिस भी सामान का हम प्रयोग करते हैं वो वस्तु कहलाता है। वस्तु यहाँ पर मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में दो होता है, एक होता है चालू वस्तु और एक होता है टिकाऊ वस्तु। चालू वस्तु किसको बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम कुछ समय तक ही कर सकते हैं, चालू वस्तुएं कहलाती हैं। अनाज, दूध और खाने का, यानी कि वन टाइम एक बार प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, वो होगा चालू वस्तु। जैसे दूध हो गया, अनाज हो गया, बिस्किट हो गया, इसका प्रयोग एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं।
तो ये चालू वस्तुएं हैं। दूसरी ओर होती है टिकाऊ वस्तु, वैसी वस्तु जिसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, वैसी होती है टिकाऊ वस्तु। जैसे मशीनरी हो गया, इमारत हो गया, तो इमारत को भवन भी बोलते हैं, कंप्यूटर हो गया। तो ये सारा टिकाऊ वस्तु के उदाहरण है। तो वस्तु दो प्रकार का, एक गैर टिकाऊ और एक टिकाऊ वस्तु। बचत क्या होता है? अब बचत को यहां पर समझना पड़ेगा। बचत का मतलब होता है सेविंग। सेविंग का अर्थ है कि व्यक्ति जो महीने में कमा रहा है या साल में कमा रहा है, फिर वो महीने में बचा कितना रहा है खर्च करने के बाद, और साल में बचा कितना है। मान लो कोई व्यक्ति महीने का 10,000 कमाता है, 7,000 उसमें से खर्च कर देता है, और उसके जीवन में जो भी काम होते होंगे, परिवार में जो भी काम पड़ता होगा, 7,000 यहाँ खर्च करता है। तो 10,000 में से 7,000 माइनस करेंगे, 3,000 जो बच रहा है वो बचत है। यानी कि आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे बचत भी दो प्रकार का होता है। मान लो 10,000 रुपये की सैलरी थी, उसमें से हमने 7,000 खर्च कर दिया, तो ये नगद बचत यहां पर 3,000 है। और 7,000 में जो हमने मान लो अगर 50 केजी आटा लेकर के आए हैं जो घर में खर्च करने के लिए, उस आटे में से 10 केजी बच जाता है। तो ये यहाँ पर कौन सा बचत? वस्तु संचय बचत हो गया। कौन सा बचत हो गया? वस्तु संचय बचत। यानी वस्तु हमारे पास बचत तो हो रहा है, लेकिन कैश नहीं बच रहा है, वस्तु बच रहा है, इसको हम वस्तु संचय बचत कहेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है साख से क्या समझते हैं? तो साख का मतलब हो जाता है भरोसा। साख का मतलब क्या होगा? भरोसा। विश्वास या भरोसे को ही साख कहलाता है। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। कहने का मतलब साख का मतलब भरोसा होता है। जिस वस्तु का चरित्र जितना अच्छा होगा, चरित्र कहने का मतलब है लेन देन के संबंधी, उस पर भरोसा उतना ज्यादा अच्छा होगा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था का। आगे है अर्थशास्त्र में साख का मतलब कर्ज लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से, पहले ही बता दिए कि लेन देन संबंधी जो विश्वास होता है वो साख कहलाता है। और साख का सबसे ज्यादा जरूरी कहां पर पड़ता है हमको? जब भी कहीं पर लोन लेने जाते हैं या किसी प्रकार का कर्ज लेते हैं, उधारी लेते हैं, तो वहां पर हमको साख की आवश्यकता होता है। साख मतलब विश्वास। प्रोफेसर गाइड के अनुसार साख ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने का पूरा हो जाता है। अब ये रिश्ता सा बन जाता है ऋणी और ऋण देता, ये बोल सकते हैं। जो ऋण लेता है ऋणी कहलाता है, जो ऋण देता है ऋण देता कहलाता है। तो एक रिलेशन सा बन जाता है दोनों के बीच में। तब तक ये रिलेशन रहता है जब तक कि ऋण खत्म नहीं हो जाए। मान लो 10,000 कर्जा लिए, तो ये रिलेशन तब तक रहेगा जब तक 10,000 रुपया हम लौटा ना दें। साख के कितने पक्ष है? अब आइए यहां पर देख लेते हैं कि कब ऋण हमको मिलेगा किसी भी बैंक से, कब हमको लोन मिल जाएगा, या किसी भी संस्था से कब लोन हमको मिल जाएगा। साख का तो मुख्य रूप से दो ही पक्ष होता है। एक होता है ऋणदाता। ऋणदाता मतलब होता है जो व्यक्ति उधारी देता है या जो संस्था उधारी देता है वो ऋण देता होता है। गांव में महाजन, सेठ, साहूकार होता है। हमारे आसपास बैंक होते हैं, ऋण देने का काम करता है। आजकल माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी है, छोटी छोटी कंपनियां जो ऋण देने का काम करता है, तो ये ऋणदाता के होता है। आगे है ऋणी। जो व्यक्ति ऋण लेता है वो ऋणी कहलाता है। साख के मुख्य आधार कौन कौन से है? अब यहां पर हमको देखना है साख के मुख्य आधार कौन कौन से है। तो अब साख के मुख्य आधार कौन कौन से है, साख क्या होता है, साख के पक्ष हमने जान लिया, ऋणदाता और ऋणी। अब साख का आधार क्या है? मतलब अगर कहीं पे लोन लेने के लिए जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उस लोन को इफेक्ट करेगा। लोन मिलेगा यानी ऋण मिलेगा, साख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको कंफर्म हो जाएगा। किन कौन कौन सी बातें जो हमको जानना है। पहला बात होता है विश्वास। साख का कार्य विश्वास पर होता है। अगर ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास है तभी वो साख उपलब्ध कराएगा। इसलिए जब भी कभी हम बैंक जाते हैं या किसी से रुपया लेने जाते हैं तो वहां पर हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा पीछे का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि हमने कहाँ कहाँ ऋण लिया और कितने समय में हमने चुका दिया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी से धन ले रहे हैं
चाहे महाजन, सेठ, साहूकार या फिर किसी रिश्तेदार से धन ले रहे हैं तो उसको सही समय पर लौटा दे, ताकि आगे से भी हमको क्या हो, वो धन वापस मिल जाए। साथ ही साथ यदि बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो वहां भी ध्यान रखने वाली बात होता है, ये सारा रिकॉर्डेड होता है। जब भी लोन लेते हैं और चुकाते हैं तो ये रिकॉर्ड में होता है। दूसरी बार जब हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है चुकाने का तो फिर दोबारा हमको यहाँ से ऋण नहीं मिलने वाला। एक बैंक से नहीं, किसी बैंक से ऋण नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर समझ लें। पहला तो विश्वास होना चाहिए, दूसरा है चरित्र। अगर यहाँ पर जो ऋण ले रहा है, मान लो हम लोन लेने के लिए गए और पीछे का रिकॉर्ड मेरा एकदम ठीक है, पैसा लिए और समय से लौटा दिए, मेरा चरित्र अच्छा है, कहीं लेकर पैसा भागे नहीं है, तो हमारे आसपास में भी लोन मिल जाएगा, किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं और साथ ही साथ बैंक भी हमको आसानी से ऋण दे देता है। लेकिन अगर मान लो हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, पैसा हमने लिया बैंक से या रिश्तेदार से, नहीं लौटाया, सही समय पर नहीं लौटाया, तो आगे से हमको वहां से ऋण नहीं मिलने वाला है। आगे है चुकाने की क्षमता। इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ऋण हमको कितने रुपया मिलेगा, कि हमारे चुकाने की क्षमता क्या है। अगर मान लो किसी से हम 5 करोड़ रुपया अगर ऋण मांगने जाए तो वो हमको देखेगा क्या इसका 10 करोड़ का इनकम आ रहा है महीने में, या फिर 6 महीने में 10 करोड़ कमा सकता है, तभी जाके वो हमको 5 करोड़ का ऋण दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। क्योंकि हमारे पास वो चुकाने की क्षमता ही नहीं है, इतना हम कमा ही नहीं रहे। 5 लाख रुपया ऋण मिल जाएगा तो फिर वो हम चुकाएंगे कहाँ से, वो तो खर्च हो जाएगा तो चुकाएंगे कहाँ से। तो यहाँ से हमको ये भी देखा जाता है कि सामने वाला इंसान जो है क्या इतना इनकम कर रहा है, या इतना इनकम पैसे लेने के बाद कर सकता है, या क्या इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो 5 करोड़ चुका सकता है। आगे है पूंजी एवं संपत्ति। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूंजी या संपत्ति, जो भी सोना चांदी जेवरात होता है हमारे घरों में, या फिर अपने जमीन के बदले में जमीन का कागज जमा करते हैं, उसके बदले में ऋण दिया जाता है। जब ऋण नहीं चुकाते तो वो जो जमानत के तौर पर दिया गया था उसको जब्त कर लिया जाता है, चाहे वो जमीन हो चाहे वो सोना चांदी हो। आगे है ऋण की अवधि। अब ये भी बहुत जरूरी चीज है कि कितने दिन के लिए ऋण ले रहे हैं। आमतौर पर छोटा ऋण जो है वो 6 महीना से लेकर 1 महीना से लेकर के और साल 2 साल का होता है। अगर मान लो किसी से हम ऋण 20 साल के लिए ले रहे हैं तो कोई भी ऋण यहाँ पर नहीं देने वाला है ना। तो ऋण में ऋण अवधि भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये हम समझ भी सकते हैं कि छोटे समय के लिए ऋण हमको आसानी से मिल जाता है, बड़े समय के लिए ऋण हमको मुश्किल से मिलता है। साख पत्र से क्या समझते हैं, क्वेश्चन है हमारा, साख पत्र से क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। साख पत्र का अर्थ होता है उन साधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा पर्ची है, पर्ची की तरह है, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उस पर हम विश्वास करके अगर किसी व्यक्ति को कुछ सामान दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कुछ पर्ची दे रहा है, हम उसको रख रहे हैं, इसका मतलब है उस पर्ची पर और उस व्यक्ति पर विश्वास है। तो विश्वास करके, यानी साख पत्र का पूरी जो है ना वो विश्वास पे ही चलता है। उन साधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर है, मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है जबकि साख पत्र को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। यहाँ पर कहने का मतलब है जितने भी मुद्रा है वो भारत सरकार या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन चेक जो है वो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चेक अगर साख पत्र हम देख रहे हैं या किसी भी दुकान का बिल है, ये दुकान के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भारत सरकार की मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, साख पत्र का उदाहरण हो गया चेक, विनिमय बिल, जो हम खरीद बिक्री करते हैं, अगर वो बिल है हमारे पास तो वो भी ये साख पत्र का है। यात्री चेक, पुस्तक, साख प्रमाण पत्र, ये सारे उदाहरण है साख पत्र से। चेक क्या होता है, एक पर्चा होता है चेक, जैसा कि हम जानते हैं। उस पर अगर बैंक का चेक है तो बैंक का नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा जिसके नाम से अकाउंट है, अकाउंट नंबर होगा। और इस चेक का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर खरीदारी कर सकते हैं, बदले में चेक वहां पर दे सकते हैं और वो सामान हमको मिल जाएगा। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक पत्र होता है जिस पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई होती है और कुछ सिग्नेचर और मोहर लगा होता है। ठीक है, और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से
बैंक यह आदेश देता है कि किसी दूसरे जगह या उसी बैंक में या दूसरे बैंक में जाकर के हम उससे उतना रुपया ले सकते हैं, ठीक है। और एक निश्चित समय बाद जो है बैंक ड्राफ्ट को लौटाया भी जाता है। यात्री चेक क्या होता है? यह यात्रियों के लिए सुविधा है, जैसा कि लिखा हुआ यात्री चेक। कुछ पैसा हम बैंक में जमा कराएंगे और उसके बदले में हमसे बैंक के द्वारा एक चेक दिया जाएगा, जिसका उपयोग हम यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर रुकने के लिए, घूमने के लिए कर सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? बहुत सारे जगह पर देखते हैं हम। प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ होता है उस पे लोन के बारे में सारा डिटेल होता है, जमानत के तौर पर जो दिया गया है उसका डिटेल होता है। साथ ही साथ ये भी बताया हुआ होता है कि यह जो है लोन और जमानत तौर पर जो सामान है, अगर एक निश्चित अवधि के बाद नहीं दिया जाएगा तो वो उसकी नीलामी करके उसकी वसूली कर सकता है। तो इसमें प्रतिज्ञा पत्र होता है कि जैसे हम 10,000 रुपये लिए हैं, इतना दिन के बाद इस धन को लौटा देंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। ये हुआ कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय।